नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ कोसरिया यादव समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में संचालित जनहितैषी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का गजमाला पहनाकर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कोसरिया यादव समाज के सामाजिक भवन के लिए जिन जिन जिलों में जमीन उपलब्ध है वहां भवन निर्माण के लिए स्वेच्छा अनुदान के रूप में 20-20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीरधाम जिले में पिपरिया और कुकदूर को तहसील तथा इंदौरी और कुंडा को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में कबीरधाम जिले से आए प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान कहा कि आम जनता की सहूलियत के लिए प्रशासनिक इकाइयों का छोटी इकाइयों में पुनर्गठन किया जा रहा है। बीते 3.25 साल में प्रदेश में 5 नए जिले गठित किए गए, जिसमें अब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 27 से बढ़कर 32 हो गई है। इसी तरह तहसीलों की संख्या 147 से बढ़कर 222 हो गई है। इस अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर, पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ ने 6 में से 4 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन आयोजन में ये सारे पुरस्कार राज्य को मिले हैं। सीएम भूपेश बघेल एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में देश के अन्य राज्यों की तुलना में अपनी दमदार उपस्थिति छत्तीसगढ़ दर्ज करा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी रविवार दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। वहीं सीएम बघेल के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी डीएम अवस्थी और गृह विभाग के अफसर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम बघेल इस बैठक में नक्सल प्रभावित इलाकों में चल रहे विकास कार्यों के दौरान आ रही चुनौतियों से अमित शाह को अवगत कराएंगे। और बिलासपुर में कांग्रेस कमेटी में चल रही गुटबाजी इन दिनों बढ़ती जा रही है। गुरुवार को शहर कांग्रेस कमेटी ने अनुशासनहीनता के आरोप में अपने ही विधायक को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान भी सामने आया है। देखिए, मुझे मीडिया के माध्यम से हमारे सम्मानीय विधायक की बातें आई है और जो वहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा निंदा प्रस्ताव और निकालने का भी प्रस्ताव आया है, ऐसा मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है। उन अगर कोई बातें हैं, कोई शिकायतें हमारे तक पहुँचेगी, उनका हम परीक्षण कर लेंगे। परीक्षण करने के बाद गुण दोष के आधार पर हम नोटिस देने की जरूरत पड़ी तो हम नोटिस भी देंगे, उनसे जवाब तलब भी करेंगे। जांच कमेटियां अगर बनानी पड़े तो वो भी हम करेंगे। मगर अगर ऐसी कोई बात है तो परिवार की बात है तो संगठन के मुखिया हो या सरकार के मुखिया को अपनी बात कहनी चाहिए। सार्वजनिक बयानबाजी करने से कहीं ना कहीं पार्टी की छवि धूमिल होती है। तो भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे, हम हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी और संगठन के पदाधिकारियों को भी हम निर्देशित करेंगे। देखिए क्या टारगेट है, क्या उनका बयान कभी कभी बात का इधर उधर हो जाता है। हो सकता है उनका क्या बयान है उसके परिष्कृत मैं नहीं कर सकता, मगर इसमें टारगेट वाली कई बातें। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान को सुनकर यही कयास लगाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी की भीतरी कलह की सूचना मीडिया से मिलती है तो पार्टी के अंदर कलह और संवेदनहीनता का क्या हाल है ये समझा जा सकता है। वहीं विपक्षी अब इस मामले में कांग्रेस की चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कहना है धर्मलाल कौशिक का। पूरे प्रदेश में घटनाएं घट रही है, चाहे अनाचार की हो, किसानों की समस्या हो, लेकिन ये कुर्सी दौड़ में लगे हुए हैं, सत्ता के मद में मदांत हैं। बिलासपुर में कांग्रेस के पदाधिकारी और विधायक वर्चस्व की लड़ाई में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरगुजा में विधायक और मंत्री के बीच में चल रही है और रायपुर में आएंगे तो मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में कुर्सी दौड़ चल रही है।
छत्तीसगढ़ के जनता ने इनको दिया सेवा के लिए, लेकिन पूरे कांग्रेस के संगठन से लेकर के उनके मंत्री और विधायक तक और मुख्यमंत्री तक जिस प्रकार से वर्चस्व की लड़ाई या कुर्सी दौड़ में लगे हुए हैं, प्रदेश की जनता अब ये समझ गई है, जानने लगी है कि इतने बहुमत देने के बाद में यदि प्रदेश का विकास इनके हाथों में संभव नहीं है तो कभी इस प्रदेश का विकास कांग्रेस कर ही नहीं सकती। जिस प्रकार से मदांत होकर के दौड़ में लगे हुए हैं, इस प्रदेश को 10 साल कांग्रेस ने पीछे धकेलने में अपनी पूरी कोशिश की और प्रदेश 10 साल पीछे हुआ। और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कोल ब्लॉक नीलामी के लिए दबाव बना रही है। सरकार लगातार पत्र लिख रही है, लेकिन राज्य सरकार सोच समझ कर ही फैसला लेगी। पिछली कैबिनेट में कुछ कोल ब्लॉक के संबंध में मुख्यमंत्री ने आपत्ति की है। वहीं बस्तर में लौह अयस्क की खान को निजी कंपनियों को नीलाम करने पर चौबे ने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट के लिए शेष रखने के बाद ही नीलामी की कोई भी बात की जा सकती है। अभी 2-3 बातें अलग अलग हो रही हैं। न केवल खदानों का सवाल है, छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से आयरन ओर और कोल ब्लॉक के संदर्भ में केंद्र सरकार का पत्र आया हुआ है। कुछ कोल ब्लॉक के संदर्भ में पिछले कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें आपत्ति की है। और आयरन ओर के संबंध में भी मैं ऐसा समझता हूँ कि जो स्थानीय ज़रूरत की हिसाब से होगा, स्टील प्लांट को जो ज़रूरत होगी उसको शेष रखने के बाद ही कोई नीलामी की बात हो सकती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि केंद्र सरकार ने जो लगातार अब उसको पत्र व्यवहार कहें या दबाव बनाया हुआ है इस प्रकार से जो ऑक्शन के बारे में, तो राज्य सरकार उसको सोच समझ के ही उसमें फैसला लेगी। और छत्तीसगढ़ में पंडो जनजाति के लोगों की हो रही लगातार मौत को लेकर विपक्ष अब राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गया है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मौके पर जाकर मुआयना करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि विपक्ष इस मामले पर लगातार जांच कर रही है। पंडो जनजाति संरक्षित जनजाति है, लगातार घटना घट रही है। आज भी समाचार पत्र में है, कल भी है, और बहुत सीमित संख्या में है, लेकिन लगातार मृत्यु हो रही है। इस सरकार के द्वारा कुछ बातों को अभी से चिन्हांकित करने की आवश्यकता है कि किस किस गांवों में है, कितनी संख्या है, उनके राशन कार्ड बने हैं कि नहीं बने हैं, अस्पताल के इलाज की उनकी कितनी सुविधा है, कुपोषण के शिकार क्यों हो रहे हैं, उनमें जन जागृति लाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया, और लगातार यदि मौत क्यों हो रही है उसके पीछे कारण क्या है। लेकिन केवल जा कर के अधिकारी एक बार बैठ कर के आ जाए तो इससे पंडो जनजाति की स्थिति में सुधार नहीं आएगी, बल्कि इसके लिए एक बृहद कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं ना जाइए। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग का विज्ञापन इन दिनों चर्चा में है। इसका संबंध छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े मशहूर फिल्म कलाकार किशोर साहू की स्मृति में शुरू किए गए किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण से है। देखिए इससे जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में किशोर साहू प्रदेश की वो प्रतिभाशाली फिल्मी हस्ती रहे हैं जिन्होंने दशकों पहले हिंदी फिल्म जगत में अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अभिनय कला का लोहा मनवाया, जिनमें से कुछ के नाम हैं हैमलेट, काली घटा, बुज़दिल, काला पानी, हरे रामा हरे कृष्णा, गाइड,
और दिल अपना और प्रीत पराई। दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का उन्होंने लेखन और निर्देशन भी किया था। विजय आनंद निर्देशित गाइड फिल्म में उनकी निभाई मार्को की भूमिका को भला कौन भूल सकता है। अपनी माटी के इस पुत्र की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए उनके नाम पर प्रदेश सरकार ने किशोर साहू अलंकरण की शुरुआत की। पहले इस अलंकरण की 2 श्रेणियां थीं, जिनमें राष्ट्रीय स्तर के फिल्मकार को 10 लाख रुपए और प्रदेश स्तर के फिल्मकार को 2 लाख रुपए सम्मान स्वरूप दिए जाने का प्रावधान था। लेकिन इस बार के विज्ञापन में ऐसी किसी श्रेणी का जिक्र नहीं है। संस्कृति विभाग की ये संस्कृति और परंपरा रही है कि उसे संस्कृति और परंपरा से खिलवाड़ करने की आदत है। हमारे यहाँ पुरस्कार मांगने की परंपरा नहीं, बल्कि दिए जाने की परंपरा है। और इस परंपरा की संस्कृति ये है कि प्रतिष्ठित कलाकारों का चयन उनकी प्रतिभा के आधार पर किया जाए। यह विज्ञापन भी सरकार का कुछ इस तरह का विज्ञापन लगता है मानो कोई टेंडर यानी निविदा मंगाई जा रही हो। सरकार के हर विभाग को ठेकेदारों की जरूरत पड़ती है और यहाँ संस्कृति के कल्याण का ठेका स्वयं संस्कृति विभाग ने ले रखा है। भला कोई भी स्वाभिमानी कलाकार झोली फैलाकर सरकार से पुरस्कार नहीं मांगेगा। विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के पास पार की नजर होती तो किसी भी बेहतर व्यक्ति का चयन मुश्किल नहीं है। कलाकार को यदि साहेब बहादुरों की कृपा दृष्टि के लिए अपनी कला का बार बार प्रमाण और पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का विवरण नत्थी करवा कर देना पड़े तो यह कतई शोभनीय नहीं कहा जाएगा। सोशल मीडिया के इस दौर में जिस तरह से लोग अपने गाल खुद बजाकर अपनी पीठ खुद थपथपाकर पसंद करने की प्रार्थना करते हैं, उसी मांगी गई शोहरत के आधार पर व्यक्ति की कीर्ति और सफलता का ग्राफ तय होता है। उसी तर्ज पर क्या संस्कृति विभाग ये चाहता है कि कलाकार उसके द्वार पर आकर कहें कि वो पुरस्कार के हकदार हैं, पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए? यह विज्ञापन नहीं, दरअसल संस्कृति विभाग का दंभ है। सरकार को पुलिया निर्माण या सड़कों की मरम्मत की तर्ज पर निविदा की तरह विज्ञापन जारी करने की बजाय कला के प्रति संवेदनशील होकर प्रबुद्ध जनों की कमेटी बनानी चाहिए और पुरस्कार का निर्णय भी उसी पर छोड़ देना चाहिए। सरकार नौकरशाही मनोवृत्ति के खोल से बाहर आए, तभी कला और संस्कृति का भला होगा। पिछली बार यह पुरस्कार फिल्मकार श्याम बेनेगल और रायपुर के फिल्मकार मनोज वर्मा को दिया गया था। पुरस्कार के लिए गठित कमेटी में शामिल थे अभिनेता रघुवीर यादव, फिल्म लेखक अशोक मिश्रा और कला निर्देशक जयंत देशमुख। लेकिन इस बार ऐसी किसी कमेटी की भूमिका तो नजर नहीं आती, अलबत्ता विज्ञापन जरूर नजर आ रहा है। 2 बार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भारत एक खोज जैसे धारावाहिक के लेखक वेल्डन अब्बा और वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्मों के पूर्व में किशोर साहू अलंकरण जूरी के सदस्य रहे रंगकर्मी और प्रसिद्ध फिल्म पटकथा लेखक अशोक मिश्रा ने मुंबई से वीआईपी न्यूज से बात करते हुए कहा, मित्रों, प्रसन्नता की बात है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग छत्तीसगढ़ी और हिंदी सिनेमा के निर्देशकों को किशोर साहू अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित करने जा रहा है और इस संबंध में एक विज्ञापन भी अखबारों में प्रकाशित हुआ है। मुझे इस विज्ञापन से थोड़ी शिकायत हो रही है, अन्यथा न लें। शिकायत ये है कि यदि आप प्रतिष्ठित निर्देशकों को पुरस्कार देना चाह रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लगता कि निर्देशक खुद आपके फॉर्म में अप्लाई करे इसके लिए कि मुझे पुरस्कार दिया जाए और एक प्रस्तावक रखे जो उसके नाम की प्रस्तावना करे। ये कला की दुनिया है और इस कला की दुनिया में कला का विस्तार इस ज़माने में बहुत तेज़ी से हो रहा है। तब ये संस्कृति विभाग को और अन्य लोगों को मालूम होता है कि हमारे समय के बेहतरीन निर्देशक कौन हैं, किसे सम्मानित किया जाए। इसके लिए बेहतर ये होता
या होगा कि एक समिति बनाई जाए जिसमें लेखक हों, निर्देशक हों, टेक्नीशियन हों और वो निर्देशकों का चुनाव करें। देश में जो हिंदी में बड़े निर्देशक हैं हमारे यहाँ, उनका नाम देखें, उनका काम देखें और फिर वो अगर किसी एक को चुनते हैं तो ये ज़्यादा सम्मानजनक प्रक्रिया होगी। अपेक्षाकृत कि कोई निर्देशक स्वयं इसके लिए आवेदन करे, तो इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को सम्मानित कर रहे हैं तो जाहिर है कि आप देश के बेहतरीन किसी एक निर्देशक को सम्मानित करेंगे या छत्तीसगढ़ के किसी बेहतरीन निर्देशक को सम्मानित करेंगे। तो इस प्रक्रिया में सुधार की गुंजाइश है और ये सिर्फ कलाकार को, निर्देशक को एक तरह से ज़्यादा सम्मान करने की बात होगी और इस संबंध में आप सोचेंगे, विचार करेंगे। जैसा कि किशोर साहू अलंकरण पुरस्कार जब पहली बार दिया गया था तो जो जूरी थी उसमें मैं भी था। मैं था, अनुराग कश्यप थे, जयंत देशमुख थे। जयंत देशमुख प्रसिद्ध फिल्म कला निर्देशक और रंगकर्मी हैं। लंबे अरसे तक आप भारत भवन से संबद्ध रंगमंडल में सक्रिय रहे। जयंत देशमुख भी पूर्व में किशोर साहू अलंकरण जूरी के सदस्य रह चुके हैं। मुंबई से वीआईपी न्यूज चैनल को आपने बताया। ये अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किशोर साहू सम्मान देने का निर्णय लिया है इस साल, पर मुझे ये लगता है कि जो विज्ञापन में छपा है और जैसा मैंने पढ़ा है अखबारों में कि उसके लिए प्रविष्टि मंगाई गई है, मतलब मैं उस सम्मान को पाने के लिए एक एप्लीकेशन दूँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि कैसे गुलजार शाह या सईद मिर्ज़ा या और देश के जितने बड़े निदेशक हैं, क्या वो इस सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि भरेंगे या एप्लीकेशन देंगे, या छत्तीसगढ़ के जो निदेशक हैं क्या वो अपना एप्लीकेशन देंगे। मेरा विचार है कि ये ठीक नहीं है और सरकार को ये करना चाहिए कि देश के नामी निर्देशकों की या नामी फिल्मकारों की एक जूरी बनाए और वो डिसाइड करे, वो तय करे कि भारत में ये किशोर साहू सम्मान, जो मेरे ख्याल ये दूसरा होगा, तो किसको दिया जाए। वैसे ही छत्तीसगढ़ के जो फिल्म के लोग हैं, निदेशक हैं या तकनीशियन हैं या अभिनेता हैं, उनकी एक जूरी बनाया जाए और वो उस सम्मान को निर्धारित करके किसे दिया जाए। बेसिकली ये बहुत अजीब सी बात लगती है कि सम्मान के लिए हम अपना नाम प्रस्तावित करें और एक एप्लीकेशन भेजें। तो मुझे थोड़ा सा ये ठीक है कि पद्मश्री के लिए भी इस तरह की प्रविष्टि भरी जाती है, लोग भरते हैं, पर नहीं भी भरते हैं तो देश की जो जूरी होती है वो पूरे देश भर में से तय करती है कि किसको पद्मश्री मिलना चाहिए, किसको पद्म विभूषण मिलना चाहिए। वैसे ही ये सिनेमा का सम्मान है और भारत भर के निदेशकों या भारत भर के जो फिल्मकार हैं उनको दिया जाना है। और ये सोचना या समझना कि वो प्रविष्टि भरेंगे या एप्लीकेशन देंगे, मुझे लगता है ठीक नहीं है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ के लिए भी, क्योंकि ये दोनों सम्मान एक तरह से छत्तीसगढ़ के लिए भी सम्मानित होने वाला व्यक्ति सम्मानजनक होगा और देश का जो निदेशक होगा वो भी इससे गौरवान्वित होगा। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा करना ठीक नहीं है और प्रविष्टि मंगाना या एप्लीकेशन मंगाना मेरी समझ में नहीं आता है। मैं कहना चाहता हूँ, मेरी उम्मीद है कि एक सरकार एक जूरी बनाएगी जो समझदार जूरी होगी, वो अपनी समझ से एक निदेशक को चुनेगी जो देश का बड़ा निदेशक होगा, एक निदेशक को चुनेगी जो छत्तीसगढ़ का एक निदेशक होगा, जिससे छत्तीसगढ़ी सिनेमा को भी एक सपोर्ट मिलेगा। और कला और साहित्य की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले और कलाकारों के सम्मान से गहरा सरोकार रखने वाले रमेश अनुपम का इस बारे में कहना है। 17 में किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण के लिए श्याम बेनेगल के नाम पर मुहर लगाई गई। 2017 के बाद से लेकर अब तक किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण का कोई अता पता नहीं।
अचानक संस्कृति विभाग ने 14 सितंबर 2021 को इसके लिए एक विज्ञापन जारी किया और उस विज्ञापन में हिंदी सिनेमा के निर्देशकों से आवेदन पत्र मंगवाया। और ये बहुत हास्यास्पद प्रक्रिया है कि कोई भी हिंदी सिनेमा का निर्देशक इसके लिए आवेदन पत्र क्यों भेजेगा। इसके लिए बाकायदा एक जूरी का गठन किया जाना था और जूरी द्वारा निर्णय लिया जाना था कि 2021 के लिए किस निर्देशक को किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण दिया जाए और किस निर्देशक को किशोर साहू प्रादेशिक अलंकरण दिया जाए। कलाकार संस्कृति के प्रतिनिधि होते हैं। हमारे देश में कलाकारों को बड़े गर्व और सम्मान के साथ राजाश्रय दिया जाता था। लोकतंत्र में यह दायित्व सरकार का है कि वो कलाकारों के साथ न केवल न्याय करे बल्कि उसके नुमाइंदे इस बात का भरपूर ध्यान रखें कि अपने सम्मानित लेखकों कलाकारों के प्रति उनसे बेअदबी न हो। नौकरशाह ये सम्मान अपने घर से नहीं देते। लोकतंत्र में लोक का सम्मान कैसे किया जाना चाहिए, उन्हें इसकी भाषा और आचरण सीखना होगा, तभी कला साहित्य और संस्कृति का कल्याण होगा। वीआईपी न्यूज के लिए ये थी पंकज शर्मा की खास रिपोर्ट। इधर डीडी नगर थाने में पदस्थ 3 आरक्षकों को रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने निलंबित कर दिया है। आरक्षकों पर आरोप था कि उन्होंने लोगों को झूठे मामलों में फंसाने का भय दिखाकर उनसे अवैध वसूली की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसपी अग्रवाल ने इन्हें निलंबित कर दिया है। डीडी नगर थाना क्षेत्र के 3 आरक्षकों पर कल शिकायत की गई थी कि उनके द्वारा 50,000 रुपये की मांग आरक्षकों के द्वारा की गई है। तो उस शिकायत को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने 3 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है और उनकी प्राथमिक जांच के लिए सीएसपी पुरानी बस्ती को आदेशित किया है। देश में हो रही जातिगत जनगणना को लेकर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस जनगणना से किसी भी तरह की राजनीतिक समस्या नहीं होने की बात कही है और ओबीसी वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बढ़ चढ़ करके कहा था कि हम 27% आरक्षण देंगे। 27% आरक्षण तो ओबीसी को मिला नहीं। केवल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री जी ओबीसी के नाम पर या जनजाति के नाम पर राजनीति करने में लगे हुए हैं और यदि उसमें रोस्टर में गड़बड़ी है तो मुझे लगता है कि अधिकारियों को गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए। यदि कहीं त्रुटि है तो उसको सुधार करने की आवश्यकता है और उसको सुधार करके उसका लाभ मिले, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इधर अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्य यशवंत जैन कांकेर पहुंचे। उन्होंने जिले के अस्पताल, पोषण पुनर्वास केंद्र और आंगनबाड़ी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने उन बच्चों से भेंट की जिनके अभिभावकों का निधन कोविड-19 के संक्रमण से हुआ है। और गरियाबंद जिले के ग्राम घुटकू नवापारा में विगत दिनों हुई मूसलाधार बारिश से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क और टोलटोरी एवं पगार नाला में बना तटबंध पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वहां के नागरिकों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस क्षेत्र को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली ये एकमात्र सड़क है जो अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस सड़क की मरम्मत जल्द करवाने की गुहार अब ग्रामवासियों ने जिले के कलेक्टर से की है। ग्रामीणों की माने तो यदि आगामी 30 सितंबर तक सड़क मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने की भी बात कह रहे हैं। मैं ग्राम पंचायत घुटकू नवापारा का सरपंच हूं और पिछले 14 नवंबर को अति बारिश हुई है जिसमें घुटकू नवापारा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। फसल, वहाँ की फसल जो है क्षतिग्रस्त हुआ है और जो रोड है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, वो सड़क पूरी तरह से टूट चुका है और नाला 6-7 जगह से टूट गया है और जिसकी सूचना मैं पंचायत के तरफ से अपने लेटर पैड में हर विभाग को मैं दे दिया हूँ। इरिगेशन विभाग को, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ई साहब को दे चुका हूँ मैं। और आज 10 दिन तक आजकल करते करते आज 10 दिन हो गया, कोई प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना रोड नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से ना हमारे यहाँ भी राशन जा पा रहा है, ना 108 जा पा रहा है, ना हम इधर से उधर जा पा रहे हैं। ना तो गाड़ी मोटर आ जा सकत है, ना कोनो बीमार हो गए तेला हमन ह जिला हॉस्पिटल ला सकत हन। 4 चक्का गाड़ी है आज जात नहीं है और हमारे गाँव के खेत खार भी कई जगह ले टूट फूट गए, जिसमें कतको फसल नुकसान हुए। जिला पटवारी जाके अपन काम तो करे है
लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना के जो अधिकारी कर्मचारी है उन मन अभी तक हमारे गांव नहीं गए जरूर है ओकर इंजीनियर है, लेकिन अभी तक के वो रोड के लिए कोई पहल नहीं करे। जेला हमन हमारे माननीय जिलाधीश महोदय से मांग करे ला हन कि अति शीघ्र ये रोड ला बनाए, जिसमें हमला राशन पानी की सुविधा मिले, स्वास्थ्य सुविधा मिले। अगर अवैया 30 तारीख तक के रोड ला नहीं बना है तो गांव भर मिल के पूरा मई पीला मिल के रोड में आके उग्र आंदोलन करे बर बाध्य हो जाबो, जेकर सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन के रही। और जांजगीर चांपा जिले की बदहाल सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर नागरिक मंच द्वारा प्रभारी अधिकारियों के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया गया। दरअसल इस प्रदर्शन के तहत नगर के कचहरी चौक में नागरिक मंच द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों का श्राद्ध कर तर्पण किया गया। जांजगीर चांपा जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ के अधिकारी जनता के धैर्य के साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं और जनता का धैर्य फूटने वाला है। इसी की कड़ी में आज जांजगीर जिला मुख्यालय में सड़कों की दुर्दशा को लेकर हमने एक प्रदर्शन किया है। जो भी जवाबदार अधिकारी कर्मचारी, शासन प्रशासन के जवाबदार लोग हैं जिनके कारण सड़कों की दुर्दशा हुई है, उन सभी के लिए हमने श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जवाबदार लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि हमारे धैर्य की परीक्षा न लें और यह आंदोलन केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। गली गली में, अलग अलग वार्डों में और गांव-गांव तक यह आंदोलन फैलेगा। लोगों का जो आक्रोश है वो सड़क पर आने वाला है। अभी हम लोग नागरिक मंच के द्वारा सड़क की बेहाल स्थिति को लेकर के आज पितृपक्ष में तर्पण का कार्यक्रम रखें और तर्पण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के शासन, यहाँ के प्रशासन, यहाँ का जिम्मेदार अधिकारी इस चीज़ को नहीं देख रहा है, मरणासन अवस्था में जाके पहुँच चुका है। उन्हीं को लेकर के बदहाल सड़कों को लेकर के जनजीवन अस्त व्यस्त है, उसको सुधार तत्काल के लिए हम लोगों ने पितृपक्ष पर तर्पण का कार्यक्रम रखा और तर्पण को भी पूरे विधि विधान से तर्पण किया गया है ताकि जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार लोग कि सुध तत्काल जागे, चिर निद्रा से जागे और आम जनता को इससे राहत मिले। आवेदन निवेदन का समय अब खत्म हो गया। अब नागरिक मंच उग्र आंदोलन करेगी। यह प्रथम चरण है उग्र आंदोलन का। इसके बाद हम अन्य प्रकार के उग्र आंदोलन करेंगे और इसका सारा जवाबदेही यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी रहेंगे, जिम्मेदार प्रशासक रहेंगे। इधर आईपीएल शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा लगाने वाले सटोरियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। इस कड़ी में तेलीबांधा पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा खिलाने वाले एक खाईवाल को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से एक स्विफ्ट कार, 9,000 रुपए नकद और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। साथ ही आईडी में लाखों के हिसाब किताब भी बरामद किए हैं। इस कार्रवाई की जानकारी सिविल लाइन सीएसपी नसर सिद्दीकी ने दी। तेलीबांधा में राहुल चौधरी नाम का एक सट्टा खिलाने वाला आदमी खाईवाल गिरफ्तार हुआ है। मैरिन ड्राइव के पास से इसको गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से मोबाइल और कार और 9,000 रुपये और जिसमें से ऑनलाइन आईडी जिसे इन लोग सट्टा खिलाते हैं वो जब्त हुआ है और मामले के आगे की जांच की जा रही है। इधर बेमेतरा जिले के गंगापुर गांव में एक अधेड़ ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर पूछताछ जारी कर दी। 22 तारीख को मृतक चंदूलाल वर्मा जो है टेलर काम के लिए दुकान के लिए निकला था, रात तक वापस नहीं आए तो इनको ढूंढे तो इनका ससुराल गांगपुर में है। तो वहाँ पर इनका भी खेती वगैरह है, तो वहाँ खेत में बोर के पेड़ में नायलॉन के रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। इसमें मर्ग इंटीमेशन कायम कर शव पंचनामा के बाद दफन का फने तो परिजन को दे दिए हैं। परिजनों से इसके आत्महत्या करने के बारे में पूछताछ किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रात 8:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहें वीआईपी न्यूज के साथ।